अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने 11 साल इक़्तिदार के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ भारत के अहम इत्तेहादी और खुद नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप के रवैये और धमकियों ने भारत को सिफारती मुश्किल में डाल दिया है, और दूसरी तरफ पिछले 11 सालों में पहली दफा भारतीय ओपोजिशन मजबूत और ज्यादा मुत्तहिद नजर आ रही है। और इन मुश्किल तरीन हालात में वजीर आजम मोदी को 3 महीने बाद भारत की अहम रियासत बिहार में इंतखाबी मार्के का भी सामना होगा। और बिहार इलेक्शन के नताइज को वज़ीर आज़म मोदी के सियासी मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम करार दिया जा रहा है। और अभी से ओपोजिशन धांधली के खदशात का इजहार कर रही है। और अब मोदी हुकूमत ने ओपोजिशन से निपटने के लिए रियासती मशीनरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय ओपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के संगीन स्कैंडल से पर्दा उठाया था और वोटर लिस्टों में बेज़ाब्तगियों और वोटर चोरी की निशानदही की थी, जिसके बाद आज ओपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल अलायंस इंडिया अलायंस के अरकान पार्लियामेंट ने वोट चोरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन तक एहतजाज किया। अरकान पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल से मुलाकात भी करना चाहते थे, मगर इसके बरक्स दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत मुतादिद ओपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। काफी देर तक उन्हें हिरासत में रखा और फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। आज दिन में जब राहुल गांधी समेत ओपोजिशन अरकान को हिरासत में लिया गया, तो हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी का कहना था कि वोट चोरी की सच्चाई अब मुल्क के सामने है। यह सियासी नहीं बल्कि आइन और वन मैन वन वोट की लड़ाई है। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। इसी तरह प्रियंका गांधी और दीगर खवातीन अरकान पार्लियामेंट भी मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाती नजर आई और वजीर आजम मोदी को बुज़दिल करार दिया। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी शराब कायर है, कायर है, कायर है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। चुनाव आयोग मुर्दाबाद, 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 चुनाव आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओपोजिशन अरकान को दिल्ली पुलिस की जानिब से पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, फिर हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया गया। हिरासत में लिए जाने से पहले राहुल गांधी ने भी ये भी कहा था कि इंतखाबात में धांधली का मामला सिर्फ बेंगलुरु तक महदूद नहीं है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई दिखा दी। दैट इज वाई। एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। और इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा, जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, और वो फटेगा, वो जानता है। भारतीय ओपोजिशन के इस एहतजाज में कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर भी शरीक थे, जो ऑपरेशन सिंदूर के मामले पर पार्टी लाइन से हटकर मोदी हुकूमत की हिमायत कर रहे थे। ताहम वोट चोरी के हवाले से आज शशि थरूर ने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ संजीदा सवाल उठाए हैं जिनका संजीदा जवाब मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। He has raised some serious questions. They deserve serious answers. The Election Commission, I believe, not only has a responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself. That there should not be any doubts left in the minds of the public about this entire credibility of our elections. The elections matter to the whole country. The Election Commission should take the questions and address them, rather than insisting on formalities. ओपोजिशन जमात शिवसेना यूबीटी के सरबराह उदय ठाकरे ने ओपोजिशन अरकान की हिरासत पर कहा कि हमारा एहतजाज इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ है। इसमें हुकूमत क्यों बीच में आ रही है हमें पता नहीं है। इसका मतलब साफ है कि अपनी चोरी छुपाई जा सके। दिल्ली में इंडिया आघाड़ी के सारे सांसद चुनाव आयुक्त को मिलने जा रहे थे, उनके सामने जाकर हम आंदोलन करना चाहते थे। बीच रास्ते में उन्हें रोका गया और पुलिस स्टेशन में जाकर अरेस्ट कर दिया गया। ये तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारा आंदोलन इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ है। इस बीच में सरकार और भाजपा क्यों आ रही है हमें पता नहीं। इसका अर्थ साफ है कि जो उन्होंने चोरी की है उसको छुपाना चाहते हैं, जो चोर है उनको वो रक्षण उनका करना चाहते हैं। मुझे ये उम्मीद थी कि भले प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री तो कभी आमने सामने आते नहीं, उनकी ओर से कुछ 2-4 मंत्री सामने आकर इनके साथ कुछ विचार विमर्श उन्होंने किया होता तो और चर्चा की होती तो रास्ता निकल आता था। लेकिन उनको चोरी छुपानी है, इसका अर्थ साफ है कि उन्होंने चोरी की है।
भारतीय अपोजिशन जमातें सिर्फ गुज़िश्ता इलेक्शन में धांधली पर ही एहतजाज नहीं कर रही हैं, बल्कि वो रवां साल नवंबर में भारतीय रियासत बिहार में होने वाले इलेक्शन में भी धांधली के खदशात जाहिर कर रही हैं। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की सख्त मुखालफत के बावजूद मुतनाज़ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत बिहार में इलेक्शन से पहले वोटर लिस्टों पर नज़रसानी की है और नज़रसानी शुदा वोटर लिस्टें जारी कर दी हैं, जिस पर अपोजिशन जमातें शदीद एहतजाज कर रही हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के हवाले से BBC में तफसीली रिपोर्ट शाया हुई है, जिसमें इस नज़रसानी के बाद बिहार की वोटर लिस्टों में सामने आने वाली संगीन बेज़ाबगियों की तफसीलात शामिल हैं, जिसमें ख़ास तौर पर बताया गया है कि मुबैना तौर पर मुसलमान वोटरों की तादाद कम की गई है। गीता पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक चंद रोज पहले भारत के इलेक्शन कमीशन ने शुमाली रियासत बिहार में होने वाले इंतखाबात से पहले उबूरी वोटर लिस्टें जारी की थी। रियासत बिहार में 3 माह बाद यानी नवंबर 2025 में अहम इंतखाबात होने वाले हैं और इसी सिलसिले में उबूरी वोटर लिस्टें इलेक्शन कमीशन की जानिब से 1 माह तक की जाने वाली नजरसानी के बाद शाया की गई थी। लेकिन अपोजिशन जमातों और इलेक्शन से मुतालिका मामलात पर नजर रखने वाली तंजीमों का कहना है कि यह अमल जल्दबाजी में मुकम्मल किया गया है, जबकि बिहार से ताल्लुक रखने वाले कई वोटर्स ने BBC को बताया कि इन फहरिस्तों में न सिर्फ गलत तस्वीरें शामिल की गई हैं, बल्कि कसीर तादाद में वो अफराद भी इन लिस्टों का हिस्सा हैं जो वफात पा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटरों के जामे नजरसानी के इस खुसूसी अमल को SIR कहा गया है और ये 25 जून से 26 जुलाई तक जारी रहा था। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस दौरान अहलकारों ने रियासत बिहार के दर्जशुदा 7 करोड़ 89 लाख वोटरों के घरों में जाकर उनका डेटा चेक किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आखिरी बार वोटर लिस्टों पर इस नौयत की नजरसानी 2003 में हुई थी और अब उन्हें अपडेट करना जरूरी था। नई उबूरी फहरिस्त में 7 करोड़ 24 लाख नाम हैं, यानी पिछली फहरिस्त से 65 लाख कम। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उन 65 लाख अफराद में से 22 लाख अफराद फौत हो चुके हैं। 7 लाख वोटर ऐसे थे जिनके नाम 2 बार दर्ज थे, जबकि इस दौरानिये में 36 लाख वोटर बिहार छोड़कर दूसरी रियासतों में मुंतकिल हो गए थे और वहीं अपना वोट रजिस्टर करवा लिया था। इन फहरिस्तों में दुरुस्तगी के लिए दरख्वास्तें 1 सितंबर से दी जा सकती हैं और अब तक 1,65,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल भी हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि ऐसा ही जायज़ा पूरे मुल्क में तकरीबन 1 अरब वोटरों के डेटा की जांच के लिए किया जाएगा। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने इल्ज़ाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर बहुत से वोटरों के नाम फहरिस्तों से निकाले हैं, खासतौर पर उन मुसलमान वोटर्स के नाम जो बिहार के 4 सरहदी इजला में बड़ी तादाद में रहते हैं। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि यह सब इसलिए किया गया ताकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पार्टी BJP को इंतखाबात में फ़ायदा हो। इलेक्शन कमीशन और BJP ने ये इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। BBC के सवालात पर इलेक्शन कमीशन ने 24 जून का अपना हुक्मनामा और 27 जुलाई का प्रेस नोट शेयर किया, जिसमें कहा गया था कि हर अहल वोटर को फहरिस्त का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई है। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने हज़फ़शुदा नामों की फहरिस्त या मजहब के हिसाब से वोटर्स की कोई तफसीलात जारी नहीं की, इसलिए अपोजिशन के खदशात की तस्दीक मुमकिन नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स के एक जायजे में मालूम हुआ कि बिहार के ज़िला किशनगंज, जहां सबसे ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं, वहां फहरिस्तों से वोट निकालने की शरह सबसे ज़्यादा थी, लेकिन दीगर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में ऐसा नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अपोजिशन अरकान ने इस सूरत हाल को जमहूरियत के लिए खतरा करार देकर पार्लियामेंट में इस पर बहस का मुतालबा किया है। पार्लियामेंट के बाहर मौजूद मुजाहिरीन ने इस मौके पर SIR वापस लो और वोट चोरी बंद करो जैसे नारे लगाए। इन फहरिस्तों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया गया है, जो इस मामले की समाअत कर रही है। भारत में इलेक्शन के इस्लाहाती इदारे ADR के नुमाइंदे जगदीप छोकर ने BBC से कहा कि ये अमल असेंबली के इंतखाबात से सिर्फ 3 माह पहले हो रहा है और इसे मुकम्मल करने के लिए काफ़ी वक्त नहीं दिया गया। उनके मुताबिक रिपोर्ट से वाज़ेह है कि डेटा इकट्ठा करने में बेज़ाबगियाँ और संगीन गलतियाँ हुई। अदालत में ADR ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह अमल लाखों असल वोटरों को वोट के हक़ से महरूम कर देगा, ख़ास तौर पर बिहार जैसी गरीब रियासत में जहाँ बड़ी तादाद में पसमानदा तबक़ात रहते हैं। उनका कहना है कि SIR लोगों पर शहरियत साबित करने का बोझ डाल रहा है और वो भी एक मुख्तसर मुद्दत में खुद और अपने वालदेन के कागजात जमा करा के, जो गरीब मजदूरों के लिए तकरीबन नामुमकिन है। जब उबूरी फहरिस्त जारी हो रही थी तो BBC की एक टीम पटना और आसपास के देहातों में गई ताकि लोगों से इस बारे में बात कर सके। दनारा गांव महादलित कहलाने वाले इंतहाई गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाला अफराद का गाँव है। यहाँ ज़्यादातर लोग खेतों में मजदूरी करते हैं या बेरोज़गार हैं। घरों की हालत ख़राब है, तंग गलियाँ और खुले नाले हैं और मकामी मंदिर के पास बदबूदार पानी का तालाब है। ज़्यादातर लोगों को SIR या इसके असरात के बारे में कुछ इल्म नहीं था और कई को शक था कि इलेक्शन कमीशन के अहलकार उनके घरों तक पहुँचे भी नहीं, लेकिन वो अपने वोट को कीमती समझते हैं। वहाँ
रेखा देवी ने बीबीसी को बताया कि वोट डालने का हक खोना तबाहकुन होगा, ये हमें मजीद गुर्बत में धकेल देगा। एक और गांव में कई मर्दों ने बताया कि उन्होंने SIR के बारे में सुना और फॉर्म भी जमा कराए, साथ ही 300 रुपए खर्च करके नई तस्वीरें भी बनवाई। रिटायर्ड टीचर तरकिशोर सिंह ने कहा कि ये सब गड़बड़ है। उन्होंने अपने खानदान की तफसीलात वाले सफ़हात दिखाए जिनमें उनके मुताबिक कई गलतियां थी, जैसा कि उनके नाम के सामने किसी और की तस्वीर मौजूद थी। उन्होंने बताया कि मुझे नहीं मालूम कि ये किसकी तस्वीर है। उनकी बीवी और बेटे की तस्वीरें भी गलत थीं और दूसरे बेटे के नाम के साथ तो किसी नामालूम औरत की तस्वीर थी। उन्होंने बताया कि उनकी बहू जूही कुमारी के वोट में शौहर के खाने में उनके बेटे के बजाय उन्हीं का नाम दर्ज है। दूसरी बहू संगीता सिंह का नाम 2 बार दर्ज है, एक में दुरुस्त तस्वीर और तारीख पैदाइश के साथ और दूसरे में गलत तस्वीर और तारीख पैदाइश के साथ। उनके कई रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी यही शिकायत है। उन्होंने एक कज़न का नाम दिखाया जो 5 साल पहले फौत हो गया था, मगर फहरिस्त में अब भी मौजूद था। और कुछ नाम ऐसे हैं जो 2 बार दर्ज हैं। उनका कहना है कि इससे यह जाहिर है कि कोई जांच नहीं हुई है। फहरिस्त में मुर्दा लोग, दोहरे नाम और वो लोग भी हैं जिन्होंने फॉर्म तक नहीं भरा। ये सरकारी वसाइल और अरबों रुपए का ज़िया है। रिपोर्ट के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD इस पर सवाल उठा रही है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद जनता दल यूनाइटेड और BJP इसकी हिमायत कर रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के शिवानंद तिवारी ने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है और इंतखाबात में हेरा फेरी कर रहा है और हदफ वो सरहदी इलाके हैं जहां बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। बीजेपी और JDU ने इस तनकीद को सियासी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी के भीम सिंह ने कहा कि सिर्फ भारतीय शहरियों को वोट देने का हक है और हमारा मानना है कि हालिया बरसों में सरहदी इलाकों में बहुत से रोहिंग्या और बांग्लादेशी आबाद हो गए हैं जिन्हें फहरिस्त से निकालना जरूरी है। बिहार में RJD के रहनुमा और साबिक वजीर आला लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में जो फहरिस्त जारी हुई है उसमें 3 लाख से ज्यादा घरों के मकान नंबर की जगह 1 0, 2 0, यहाँ तक के 3 0 दर्ज हैं। ये कोई मजाक है? मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को चीज़ों को अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त का मजाक उड़ाते हुए भारतीय फोक गुलकारा नेहा सिंह राठौर ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दुनिया में सबसे उम्र दराज लोग बिहार में रहते हैं, जिसमें ममता देवी की उम्र 124 साल, आशा देवी की उम्र 120 साल और मंतोरिया देवी की उम्र 119 साल बताई गई है। बिहार के इलेक्शन में मुबैना धांधली के इल्जाम अभी से लगना शुरू हो गए हैं और ये इस लिहाज से भी ज़्यादा अहम है क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते ही राहुल गांधी ने आम इंतखाबात में धांधली के जो तरीक़े दिखाए थे उनमें भी यही पैटर्न नज़र आया था जो बिहार की नज़रशुदा वोटर लिस्टों में नज़र आ रहा है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गज़ा में तकरीबन 22 माह से जारी इसराइली जारियत ने इंसानी अलमिये की एक ना ख़त्म होने वाली दास्तान रकम कर दी है। हर गुजरते दिन के साथ बमबारी और ज़मीनी कार्रवाइयों में शिद्दत आ रही है, जिनका निशाना इसराइली दावों के बरक्स अस्करी अहदाफ नहीं बल्कि आम शहरी, रिहायशी इलाके, अस्पताल और पनागाहें हैं। इन हमलों में मासूम बच्चे, बेगुनाह खवातीन, फ़लस्तीनी सहाफ़ी, खेल के मैदानों में अपना नाम रोशन करने वाले फ़लस्तीनी खिलाड़ी और ज़िंदगी बचाने वाले डॉक्टर समेत ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शहीद हो रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली फोर्सेस ने इमदाद की तलाश में खड़े फ़लस्तीनियों पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें मारूफ फ़लस्तीनी फ़ुटबॉलर और अपने खेल की वजह से फ़लस्तीनी पेले के नाम से मशहूर सुलेमान अल उबैद भी शहीद हो गए थे। जबकि कल गजा सिटी में इसराइली फोर्सेस के एक हमले में मारूफ फ़लस्तीनी सहाफ़ी और अल जज़ीरा के नुमाइंदे अनस जमाल शरीफ समेत अल जज़ीरा TV से मुंसलिक 5 सहाफ़ी शहीद हो गए, जो अल शिफा अस्पताल के बाहर एक टेंट में मौजूद थे। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक अनस जमाल शरीफ समेत 5 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की मौत के बाद इसराइल के हाथों गजा में मारे गए सहाफ़ियों की तादाद 238 हो गई है। अनस शरीफ की मौत के हवाले से अल जज़ीरा की मुताबिक इतवार की रात देर गए होने वाले इसराइली ड्रोन हमले ने गजा सिटी के अल शिफा अस्पताल के मरकजी दरवाजे के बाहर सहाफ़ियों के लिए लगाए गए खेमे को निशाना बनाया, जिसमें 7 अफराद शहीद हो गए। शहीद होने वालों में अल जज़ीरा के मारूफ रिपोर्टर अनस शरीफ समेत अल जज़ीरा के एक और रिपोर्टर मोहम्मद करेका और कैमरा ऑपरेटर इब्राहिम ज़ाहिर, मोमिन अलेवा और मोहम्मद नौफिल शामिल हैं। इसके अलावा गजा के मकामी फ्रीलांस रिपोर्टर मोहम्मद अल खालिदी के बारे में भी इतला मिली है कि वो इसी फ़िज़ाई हमले में शहीद हो गए हैं। जबकि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक इस हमले में 3 सहाफ़ी ज़ख्मी भी हुए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक इस हमले से चंद घंटे पहले ही 28 साल अनस शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसराइल की जानिब से मशरिकी और जनूबी गजा सिटी में होने वाली शदीद बमबारी के बारे में पोस्ट किया था। शुमाली गजा से अपनी बेखौफ रिपोर्टिंग की वजह से अनस शरीफ
गजा की सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली आवाज़ों में से एक थे, जो महसूर इलाके में जारी इसराइली नस्लकुशी की दास्तान दुनिया तक पहुंचा रहे थे। अल जज़ीरा मीडिया नेटवर्क ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए इसे अपने सहाफ़ियों का टारगेटेड कत्ल करार दिया है। गजा में सहाफ़ियों के कत्ल पर सहाफ़ियों की आलमी तंजीमों और दीगर आलमी बरादरी ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स ऑफिस और एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, फॉरेन प्रेस एसोसिएशन और रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने वाक़े की सख्त मजम्मत की है। इसके अलावा इसराइल की अहम यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक, जर्मनी और बरतानिया की हुकूमतों ने भी गजा में सहाफ़ियों के कत्ल पर तशवीश का इज़हार किया है, जबकि आज गजा सिटी में फ़लस्तीनियों की एक बड़ी तादाद ने अनस शरीफ समेत शहीद सहाफ़ियों के जनाजे में शिरकत की। सहाफ़ी अनस शरीफ की शहादत के बाद उनके एक्स अकाउंट पर उनका जारी किया गया, जो उन्होंने अप्रैल में तहरीर किया था। अनस शरीफ के आखिरी पैगाम के मुताबिक, ये मेरी वसीयत और आखिरी पैगाम है। अगर ये अल्फाज आप तक पहुँच गए हैं तो जान लें कि इसराइल ने मुझे कत्ल करके मेरी आवाज़ को खामोश कर दिया है। सबसे पहले आप पर सलामती, अल्लाह ताला की रहमत और बरकत हो। अल्लाह जानता है कि जब से मैंने जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप की गलियों और सड़कों में आँख खोली, तब से मैंने अपनी पूरी कोशिश और ताकत लगाई ताकि मैं अपने लोगों का सहारा और आवाज़ बन सकूं। मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी बढ़ाएंगे ताकि मैं अपने घर वालों और अजीज़ों के साथ अपने आबाई शहर मकबूजा अस्कलान वापस जा सकूं, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी सब पर गालिब है और उसका फ़ैसला आखिरी है। मैंने ज़िंदगी में हर तरह का दर्द देखा, बार बार तकालीफ और नुकसानात का सामना किया, लेकिन कभी सच बात कहने में हिचकिचाया नहीं। मैंने हक बात बग़ैर तोड़ मरोड़ के दुनिया तक पहुँचाई ताकि अल्लाह ताला को लोगों का गवाह बना सकूँ जो खामोश रहे, जो हमारे कत्ल को कबूल करते रहे, जिन्होंने हमारी सांस रोकी और जिनके दिल हमारे बच्चों और ख़वातीन के बिखरे जिस्म देख कर भी ना पिघले, और जिन्होंने 1.5 साल से ज़्यादा अरसे से जारी हमारे लोगों का कत्लेआम रोकने की कोई कोशिश नहीं की। शहीद अनस शरीफ के आखिरी पैगाम में मज़ीद लिखा है कि मैं फ़लस्तीन आपके सुपुर्द करता हूँ, जो मुस्लिम दुनिया का ताज है और दुनिया के हर आज़ाद इंसान का दिल है। मैं आपके सुपुर्द उसके लोगों को करता हूँ, उसके मासूम और बेगुनाह बच्चों को करता हूँ जो कभी ख्वाब नहीं देख सके और ना ही सुकून और अमन में जी सके। उनके पाक जिस्म हज़ारों टन इसराइली बमों और मिसाइलों के नीचे कुचले गए, टुकड़े टुकड़े हुए और दीवारों पर बिखर गए। मैं आपसे कहता हूँ कि जंजीरों की वजह से अपने आप को खामोश रहने ना दें और ना ही सरहदों की वजह से अपने आप को रोकें। आप आज़ादी की राह के पुल बने, यहाँ तक कि इज़्ज़त और आज़ादी का सूरज हमारे छीने गए वतन पर तुलू हो। मैं आपके सुपुर्द अपने घर वालों को करता हूँ। मैं अपनी बेटी शाम को आपके सुपुर्द करता हूँ, जो मेरी आंखों का नूर है, जिसकी परवरिश अपनी आंखों के सामने देखने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। मैं अपने बेटे सलाह को आपके सुपुर्द करता हूँ, जिसे सहारा देने और ज़िंदगी के सफ़र में साथ चलने की आरज़ू थी, यहाँ तक कि वो इतना मजबूत हो जाए कि मेरा बोझ उठा सके और मेरा मिशन जारी रख सके। मैं अपनी माँ को आपके सुपुर्द करता हूँ, जिनकी दुआओं की बरकत से मैं यहाँ तक पहुँचा, जिनकी दुआएं मेरी ढाल बनी और जिनके नूर ने मुझे मेरा रास्ता दिखाया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें ताकत दे और मेरी तरफ से बेहतरीन बदला अता करे। मैं अपनी ज़िंदगी की साथी, अपनी बीवी उम्मे सलाह को भी आपके सुपुर्द करता हूँ, जिसे जंग ने मुझे महीनों तक जुदा रखा, मगर वो जैतून की मजबूत शाख की तरह हमारे रिश्ते पर कायम रही, सब्र करने वाली, अल्लाह पर भरोसा रखने वाली और मेरी गैर मौजूदगी में तमाम जिम्मेदारियाँ पूरे हौसले और ईमान के साथ निभाने वाली। मैं आप सबसे कहता हूँ कि अल्लाह के बाद उनका सहारा बने। अगर मैं मर गया तो मतलब मैं अपने उसूलों पर डटा रहा। मैं अल्लाह के सामने गवाही देता हूँ कि मैं उसके फ़ैसले पर राज़ी हूँ, उससे मुलाकात के लिए तैयार हूँ और यकीन रखता हूँ जो अल्लाह के पास है वो बेहतर और हमेशा रहने वाला है। ए अल्लाह, मुझे शहीदों में शामिल फरमा, मेरे पिछले और आने वाले गुनाह माफ़ फरमा और मेरे खून को मेरे लोगों और मेरे घर वालों के लिए आज़ादी की राह का चिराग बना दे। अगर मुझसे कोई कोताही हुई तो माफ़ कर देना और मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत में कबूल करे, क्योंकि मैंने अपना वादा निभाया और मैं कभी बदला नहीं या मैंने ख़यानत नहीं की। गज़ा को मत भूलना और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। इससे पहले मारूफ फ़लस्तीनी फ़ुटबॉलर सुलेमान अल उबैद एक इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। 41 साला सुलेमान अल उबैद 6 अगस्त को उस वक्त इसराइली फोर्सेस का निशाना बने थे जब वो गज़ा के एक इमदादी मरकज़ में अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए लाइन में खड़े थे। सुलेमान अल उबैद ने 2 दहाइयों पर मुहित अपने फ़ुटबॉल करियर के दौरान फ़लस्तीन की नेशनल टीम के अलावा गज़ा के अल शाती क्लब की नुमाइंदगी की, जबकि अपने करियर के दौरान उन्होंने 100 से ज़ायद गोल्स स्कोर किए।
सुलेमान अल उबैद को उनके शानदार खेल की वजह से मशहूर ब्राज़ीली फुटबॉलर पेले की निस्बत से फ़लस्तीनी पेले भी कहा जाता था, जबकि इसराइल के हाथों उनकी मौत के बाद यूरोपीय फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस यानी यूएफा ने सुलेमान अल उबैद को खिराज तहसीन पेश करते हुए लिखा कि अलविदा फ़लस्तीनी पेले, अलविदा सुलेमान अल उबैद, एक ऐसा टैलेंट जो सबसे तारीक वक्तों में भी बेशुमार बच्चों के लिए उम्मीद का चिराग बना। मगर यूएफा की इस पोस्ट में कहीं भी उनके कत्ल और कातिलों यानी इसराइली फोर्सेस का जिक्र नहीं था, जिस पर बरतानवी क्लब लिवरपूल के लिए खेलने वाले मारूफ मिस्री फुटबॉलर मोहम्मद साला ने यूएफा पर तनकीद करते हुए लिखा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कैसे, कहाँ और क्यों मारे गए। दूसरी जानिब इसराइली कार्रवाइयों और इमदाद पर कंट्रोल की वजह से संगीन ग़िज़ाई क़िल्लत अब भी बरकरार है और इस सारी सूरत हाल में जहाँ गज़ा के लोग एक एक करके इसराइल की मुसल्लत करदा नस्लकुशी का शिकार हो रहे हैं, तो वहीं इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पूरे गज़ा पर कब्ज़ा करने और फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर पट्टी से निकालने की तैयारियां कर रहे हैं। जुमेरात को इसराइली काबीना ने गज़ा सिटी में नई फ़ौजी कार्रवाइयों और पूरे इलाके पर कब्ज़े का मंसूबा मंजूर कर लिया था। फिर इतवार को नेतन्याहू की अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोन गुफ्तगू हुई, जिसमें इसराइली हुकूमत के मुताबिक इसी मंसूबे पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि इसके बाद कल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो गज़ा में होने वाली इस नई कार्रवाई को जल्द मुकम्मल करने की तवक्को रखते हैं। इसराइली हुकूमत के इन जारहाना इक़दामात पर इसराइल के अंदर से भी सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है, जहाँ इसराइल में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर जंग को वुसअत देने के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं। अब 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में हलाक होने वाले इसराइलियों के अहले खाना ने इसराइली अवाम से अपील की है कि वो एक हफ्ते बाद मुजव्वज़ा आम हड़ताल में उनका साथ दें, ताकि इसराइली हुकूमत के गज़ा में जंग के मज़ीद फैलाने के मंसूबे को रोका जा सके। जबकि फ्रांस, बरतानिया, कनाडा और माल्टा के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने कल ये अहम ऐलान करते हुए कहा कि वो सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करेंगे। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज पाकिस्तान में अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। 11 अगस्त 2009 को हुकूमत पाकिस्तान ने आज के दिन को अक़लियतों के दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया था। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को अपनी तकरीर में पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक पर रहनुमाई फराहम की थी और पाकिस्तान की नौज़ायदा रियासत के बानी और पहले सरबराह की हैसियत से अक़लियतों से कुछ अहम वादे भी किए थे। मगर अक़लियतों के हुकूक के हवाले से आज के पाकिस्तान की सूरत हाल कायद के वादों के बिल्कुल बरक्स है। बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक की रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। इस सब की तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अक़लियतों के हुकूक के हवाले से क्या पैगाम दिया था। 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज़ असम्बली से खिताब करते हुए कायद आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं। आप आज़ाद हैं अपने मंदिर में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मसाजिद और किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए। आपका कोई भी मजहब, ज़ात या मसलक हो सकता है, रियासत के उमूर का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ अरसा गुजरने के बाद हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। मैं ये बात मजहबी मानों में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो हर फर्द के निजी अक़ीदों का मामला है, बल्कि रियासत के बाशिंदे होने की बिना पर सियासी मानों में कह रहा हूँ। ये कायद का वादा था। पील बे हम बहैसियत रियासत मुसलसल नाकाम हो रहे हैं और बात सिर्फ कायद के वादे की नहीं है, बल्कि हमारे दीन ने भी अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक हमें मुकम्मल रहनुमाई फराहम की है, जिसे हम बहैसियत कौम बार बार भूल जाते हैं। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से वाज़ेह हिदायत दी। 628 ईस्वी को ईसाइयों का एक वफ़द हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया और पनाह देने की दरख्वास्त की। उनकी दरख्वास्त पर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़लियतों के हुकूक के हवाले से एक ज़ाब्ते का ऐलान किया। ये ज़ाब्ता आज भी हमारे लिए मिशल राह है। यह हैं वो सुनहरी अल्फाज जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे और हमें पाबंद किया कि हम इस ज़ाब्ते की पाबंदी करें। मगर क्या हम इस पर अमल कर रहे हैं? क्या मुस्लिम अक्सरियती मुल्क में अक़लियत और उनकी इबादत गाहें महफूज हैं? बदकिस्मती से इस सवाल का जवाब नफ़ी में है और पाकिस्तान में अक़लियतों के हवाले से हमें एक शर्मनाक सूरत हाल का सामना है। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2025 की रिपोर्ट में साल 2024 के वाक़यात का अहाता किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में तौहीन मज़हब के नाम पर मावरा अदालत कत्ल किए गए, अक़लियतों की इबादत गाहों को भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी, ख़ास तौर पर हिंदू लड़कियों की जबरी शादियां भी मुसलसल रिपोर्ट होती रही हैं। दूसरी तरफ 29 जुलाई को जारी की गई एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में रोज़गार के हवाले से अक़लियतों की हालत ज़ार का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि सफाई का अमला, जो ज़्यादातर नाम निहाद निचली ज़ातों और मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखता है, ज़ात और मज़हब की बुनियाद पर इम्तियाज़ी भर्ती
और काम के तरीक़ाकार का शिकार है। सफाई का काम एक रिवायती ज़ात के साथ मखसूस पेशे के तौर पर बदनाम समझा जाता है और ये ज़्यादातर मजहबी अक़लियतों बशमूल नाम निहाद निचली ज़ात के मसीहियों और हिंदुओं के साथ जोड़ा जाता है। रिपोर्ट में शामिल सवालनामे के 55% शुरा ने यह तस्लीम किया कि उनकी ज़ात या मजहबी शनाख्त इम्तियाजी भर्ती और मुलाजमत की तरीक़ाकार का एक बुनियादी अंसर है। भावलपुर के एक शख्स ने बताया कि वो इलेक्ट्रीशियन की नौकरी के इंटरव्यू में गया था, लेकिन जब भर्ती करने वालों को पता चला कि वो मसीही है तो उन्होंने सिर्फ सफाई के काम की पेशकश की। आखिरकार उसने ये मुलाजमत कबूल कर ली क्योंकि उसे अपने ख़ानदान का खर्च चलाने के लिए आमदनी की ज़रूरत थी। पंजाब की 5 सरकारी एजेंसियों के अलग अलग अदाद-ओ-शुमार ने इन बयानात की तस्दीक की है और ये पाया गया कि मसीहियों की गैर मुतनासिब तौर पर ना सिर्फ निचले ग्रेड्स में बल्कि ख़ास तौर पर सफाई के काम पर भर्ती की जाती है। तहकीक में ये भी सामने आया कि ख़वातीन सैनिटरी वर्कर्स को उजरत के वाज़े फ़र्क का सामना है और वो ज़्यादातर गैर रस्मी शोबे में काम करती हैं जो गैर मुस्लिम ख़वातीन को कम साफ़ सुथरे समझे जाने वाले काम सौंपे जाते हैं। कराची की एक मसीही खातून सफाई कारकुन ने कहा कि मसीही ख़वातीन बैतुल खला साफ़ करती हैं और कपड़े धोती हैं जबकि मुसलमान ख़वातीन किचन में काम करती हैं। अक़लियतों से मुताल्लिक़ इन तमाम सवालों और इससे जुड़े तमाम वाक़यात पर हम शर्मिंदा ही हो सकते हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से मजहबी अक़लियतों ख़ास तौर पर अहमदियों और उनकी इबादत गाहों पर हमलों में भी इजाफा हुआ है और इसी बढ़ती हुई मजहबी इंतहा पसंदी और नफ़रत अंगेज़ी के वाक़यात पर गुज़िश्ता दिनों नून लीग के सेनेटर परवेज़ रशीद ने सेनेट में तकरीर करते हुए अहम निकात उठाए थे। जब तक हम पाकिस्तान के तमाम शहरियों से मसावी सलूक नहीं करेंगे, जब तक रियासत पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी को एक आंख से नहीं देखेगी और एक जैसी तवज्जो पाकिस्तान के हर शहरी को नहीं देगी, तो ये तफरीक बरकरार रहेगी। और इस तफरीक के इंतहाई दर्दनाक कहानियाँ हैं जो मेरे इल्म में भी आती हैं और आपके इल्म में भी आती हैं। हमारी अक़लियत जो है पाकिस्तान में रहने वाली और जिनका अकीदा अक्सरियत के अकीदे से मुख्तलिफ है, वो तमाम इस तरह के इम्तिहानों से गुजरते हैं। उनकी इबादत गाहें महफूज नहीं रहती, उनके घर महफूज नहीं रहते, उनके लिए ख़तरात पैदा होते हैं। कभी किसी पर इल्ज़ाम लगता है और वो सारा साल तक जेल में रहता है, कभी किसी को ज़िंदगी से महरूम कर दिया जाता है। एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जिसमें रहने वाला हर शहरी इस मुल्क को अपना मुल्क समझे, जिसमें रहने वाला हर शहरी अपनी ज़बान, अपने जगराफिये, अपने अकीदे की बुनियाद पर ना पहचाना जाए बल्कि उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ ये हो कि वो पाकिस्तान का शहरी है, वो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान उसका है। जबकि गुज़िश्ता साल 24 जून 2024 को सेनेटर फैसल सब्ज़वारी ने भी अपने खदशात का इज़हार किया। हम पाकिस्तान की बड़ी अच्छी तस्वीर देना चाहते हैं कि कोई इन्वेस्टर आए और यहाँ आकर खड़ा हो। कुर्बानी का गोश्त नमल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक डिफरेंटली एबल्ड हिंदू तालिब इल्म को खिलाया। हमने सवात में नाम निहाद इल्जाम लगाया तौहीन का, मार दिया एक और मुसलमान को। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किया, कभी गोजरा में किया, कभी कराची की क्रिश्चियन बस्तियों में किया और कोई सजाएं नहीं मिल रही उनको। और हम ये चाहते हैं कि वो इन्वेस्टर यहाँ पर आए जो गलती से अगर मुसलमान नहीं हो, मुसलमान भी हुआ, किसी से लेन देन का तनाजा हुआ, मैंने झूठी कसम खा के किसी ने भी उस पर इल्जाम लगा दिया, तौहीन का जला देंगे लोग। इस तरीके से तो नहीं होगी इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से तो मईशत बहाल नहीं हो सकती। इसलिए हम सबको इस इफरीत से निमटने के लिए ये लिप सर्विस बंद करके काम करना होगा। इन इंतहा पसंदों के खिलाफ, खा वो किसी भी एक्सट्रीम के हों। जनाबे वाला, वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान का निसाब दुरुस्त तरीके से पढ़ाना शुरू करें। बताएं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, बताएं उनकी पहली काबीना कौन थी, बताएं उनकी पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का को चेयर कौन कर रहा था, बताएं कि पाकिस्तान के लिए किसकी कितनी कुर्बानियां हैं, बताएं कि जो बाद में पाकिस्तान के चाचे मामे बन रहे हैं कि किस तरीके से आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए ज्यादतियां कर रहे हैं और दीन इस्लाम को आप बदनाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज अक़लियतों के हवाले से अपने पैगाम में लिखा कि अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर मैं 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म के इस तारीख़ी अहद की तजदीद करता हूँ कि आप आज़ाद हैं, कि आप अपने मंदिरों में जाएं, आप आज़ाद हैं कि अपनी मस्जिदों में जाएं या पाकिस्तान की सरजमीन पर किसी भी दूसरी इबादत गाह में जाएं। मेरी क़यादत में पाकिस्तान हर शहरी के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म है, चाहे उसकी नस्ल, कौमियत या मज़हब कुछ भी हो, ताकि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ दिया जा सके और मसावात को एक मुत्तहिद, तरक्की पसंद और सबको साथ लेकर चलने वाली कौम की बुनियाद बनाया जा सके। वज़ीर आज़म के बयान में कायद आज़म के फरमान का हवाला है, मगर आज का दिन हमारी अक़लियतों के साथ सलूक का
जायज़ा लेने का दिन है। हम बहैसियत कौम पूरी दुनिया बिलखुसूस भारत में अक़लियतों के साथ नारावा सलूक पर आवाज़ उठाते हैं और जायज़ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन साथ ही ये भी ज़रूरी है कि हम खुद भी अपने मुल्क में अक़लियतों के हुकूक से मुताल्लिक आईना देखते रहें। और ख़ास तौर पर आज के दिन, जिसे हम रियासती सतह पर अक़लियतों के हुकूक के दिन के तौर पर मनाते हैं, कम अज़ कम आज के दिन ये आईना ज़रूर देखा जाना चाहिए। अगर हम दूसरों के ऊपर तनक़ीद करना चाहते हैं, अपने हमसाये के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो हमें अपने गिरेबान में भी ज़रूर झांकना होगा, अपने घर को ठीक रखना होगा और हुक्काम को सिर्फ तकरीरें करने और बयानात देने के बजाय ये यकीनी बनाना होगा कि आज के दिन किया गया कायद का वादा ज़रूर पूरा हो। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में सज़ाओं और नाअहलियों का सिलसिला जारी है और आज मज़ीद 2 मुकदमात का फैसला आ गया है। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया और फैसलों की मेरिट पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने थाना शादमान को आग लगाने और जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमात का कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। अदालत ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूदुर रशीद को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मोहम्मद फ़हीम, नियाज अहमद, अली हसन, जैन अली, असद अली और बिलाल वजाहत को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने PTI की रहनुमा आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सज़ा सुनाई, जबकि अदालत ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने फैसले पर रद्दअमल देते हुए कहा कि हम फैसले को मुस्तरद करते हैं, इंसाफ का कत्ल हुआ है। कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर असद कैसर ने भी फैसले पर तनकीद की। अगर बेइंसाफी की ये छुरी नहीं रुकती तो कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो इतनी जजमेंटें आई है हम उनको रिजेक्ट करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। वो इंसाफ का कत्ल हुआ है। चीफ जस्टिस से हम दरख्वास्त करते रहे कि जनाब चीफ जस्टिस, हमने हमेशा से 9 मई की मजम्मत की, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी कभी ना हो। बट हमने कहा था कि जो इल्ज़ामात है इसका एक ट्रायल होगा। एक ट्रायल के माँ सिवा हमारी पिटीशनें पड़ी रही, उस पिटीशन पे कोई फैसला नहीं हुआ। आज जो सजाएं हुई हैं, हम इस कोर्ट के तमाम प्रोसीडिंग को कोर्ट पे चैलेंज भी करेंगे और अभी इस फैसलों के बाद अदालतों के ऊपर किसी का एतमाद नहीं रहा, क्योंकि अदालतें जिस तरह फैसला कर रही है तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है और जो जिसमें इंसाफ का दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता कि इसमें कोई इंसाफ भी है या इसमें कोई मेरिट भी बनता है। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये एग्जीक्यूटिव के फैसले हैं, ये हुकूमत के फैसले, ये अदालत के फैसले नहीं लगते। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, सेनेट में अपोजिशन लीडर और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे खाली हैं। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे खाली करार दे दिए हैं और इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुआ। कौमी असम्बली में उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की फाइनेंस कमेटी से भी डीलिस्ट कर दिया गया है। PTI के 7 अरकान असम्बली से 15 कायमा कमेटियों की रुकनीत भी वापस ले ली गई है, जबकि साहबजादा हामिद रजा की कायमा कमेटी इंसानी हुकूक की चेयरमैनशिप भी खत्म कर दी गई है। जरताज गुल इंसानी हुकूक की कमेटी की रुकनीत से महरूम हो गई हैं और राय हसन नवाज से कायमा कमेटी रेलवे की चेयरमैनशिप वापस ले ली गई है। और सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की नाअहली से खाली होने वाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, मगर इमरान खान वाज़ेह कर चुके हैं कि PTI ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी, जबकि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि उन्हें ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। दूसरी जानिब नून लीग ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस हवाले से नून लीग पंजाब का इजलास भी हुआ है। साथ ही अपोजिशन इस खदशे का इजहार कर रही है कि हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम पर गौर कर रही है, जिसमें अदलिया के हवाले से उन मकासद को हासिल करने की कोशिश की जाएगी जो 26वीं आईनी तरमीम में हासिल नहीं किए जा सके थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही दीजिए। अल्लाह।